नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार से वो खबर आई जिसकी आहट कई दिनों से सुनाई दे रही थी। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पलटी मार दी। एक हाथ से गवर्नर को इस्तीफा सौंपा और दूसरे हाथ से नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। एक तरफ एनडीए छोड़ने का ऐलान किया, दूसरी तरफ महागठबंधन के मेंबर बन गए। गवर्नर हाउस से निकलकर सीधे तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। बिहार में सरकार बदल जाएगी, लेकिन चेहरा वही रहेगा, सिर्फ चाल और चरित्र बदलेगा। नीतीश ने एनडीए के नेता का पद छोड़ा और 1 घंटे बाद महागठबंधन के नेता चुन लिए गए। 1.5 घंटे के बाद दोबारा राजभवन पहुंच गए। इस बार नीतीश के साथ तेजस्वी यादव, कांग्रेस के अजीत शर्मा और जीतन राम मांझी भी थे। कुल मिलाकर 5 घंटे के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार का गेम पलट दिया। बीजेपी देखती रह गई। नीतीश कुमार ने जो किया वो नया नहीं है, वो पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं। लेकिन सवाल है कि इस बार उन्होंने ये क्यों किया। बीजेपी के साथ अच्छी भली सरकार चल रही थी। बीजेपी के 77 विधायक हैं। नीतीश की पार्टी के कुल 45 एमएलए हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने नीतीश को चीफ मिनिस्टर बनाया, फ्री हैंड दिया हुआ था। फिर ऐसी कौन सी बात होगी जो नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया, एनडीए से बाहर जाने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते थे। अब वही तेजस्वी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में लगे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें तेजस्वी का क्या फायदा, इससे बिहार की सियासत में क्या बदलाव होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे तो फिर बीजेपी के नेताओं ने नीतीश की लीडरशिप में ही अगला चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया था। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने हफ्ता भर पहले नीतीश कुमार के सपोर्ट में बयान क्यों दिए थे। क्या बीजेपी को उस बात की भनक ही नहीं थी कि नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर बीजेपी रणनीति के तहत नीतीश के साथ खड़ी दिखाई देना चाहती थी। बीजेपी का अगला दांव क्या होगा, आज इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे इस्तीफा दिया और कल दोपहर 2 बजे फिर से शपथ ले लेंगे। आज तक बीजेपी के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर थे, कल आरजेडी के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। वैसे आज पटना में जो हुआ उसकी भूमिका अचानक नहीं बनी। इसके संकेत तो नीतीश कुमार कई महीनों से दे रहे थे। आज सुबह नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई। जिस वक्त जेडीयू के विधायक मुख्यमंत्री के आवास में जा रहे थे, उस वक्त उनके तेवरों से साफ था कि क्या होने वाला है। अंदाजा इसलिए भी मिल गया था क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया था। कांग्रेसी विधायकों की मीटिंग भी चल रही थी। आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के घर पर पहुंच चुके थे। जीतन राम मांझी भी आज सुबह से एक्टिव दिखाई दे रहे थे। खामोशी थी तो सिर्फ बीजेपी के कैंप में। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के मूव का खामोशी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के हाथ में कुछ था भी नहीं। नीतीश कुमार ने विधायकों की मीटिंग में यह बता दिया कि बीजेपी के साथ रहना अब मुश्किल है, इसलिए पार्टी ने बीजेपी के साथ छोड़ने का फैसला किया है। विधायक दल की मीटिंग खत्म होने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर निकले और सीधे राजभवन पहुंच गए। राजभवन से निकले और ऐलान कर दिया कि अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। पार्षदों से लेकर विधायकों और सांसदों तक सभी की राय यह बताई गई कि बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है, अब क्या करना है यह बाद में तय करेंगे। लेकिन असल में जो करना था वो पहले से तय हो चुका था। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से
इस्तीफा सौंप दिया, बस यही है। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। नीतीश कुमार का स्टाइल यह है कि वो कहते सब कुछ हैं लेकिन इशारों में। आज भी उन्होंने यही किया। नीतीश कुमार ने बता दिया, जता दिया, उनकी नाराजगी आरसीपी सिंह को लेकर है। बीजेपी ने जिस तरह से उनके पुराने दोस्त आरसीपी सिंह के ऊपर हाथ रखा, वो नीतीश को अच्छा नहीं लगा। उनकी ईगो हर्ट हो गई। हालांकि ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि लंबे वक्त से बात चल रही थी। जब सारी बातें तय हो गई तब जाकर बीजेपी का साथ छोड़ा। जैसे ही साथ छोड़ा वैसे ही उन्होंने रंग भी बदल लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि कम्युनल टेंशन क्रिएट किया जा रहा था, जाति धर्म के आधार पर जो माहौल बनाया जा रहा था वो उन्हें पसंद नहीं था। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई, वो तो उसकी वजह थी। आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो और ना हमको पूरा पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए। और उसके बाद जो काम हुआ है आगे बढ़, जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते, और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना? आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ भाई साजिश वो रची जो गई, वो क्या बोलते अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। नीतीश कुमार का दावा है कि अब उनके पास पहले से ज्यादा सपोर्ट है। महागठबंधन की सरकार एनडीए की सरकार से ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि उनकी सरकार में 7 पार्टियां शामिल हैं, 165 विधायकों का साथ है। नीतीश ने कहा कि सब मिलकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। 7 पार्टी एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर दिया, और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट, सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। जो बात नीतीश कुमार के दिल में थी, कह नहीं पाए, तेजस्वी यादव ने उनके सामने ही उस बात को करारे शब्दों में कहा। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए घातक है। बीजेपी जिसके साथ रहती है उसी पार्टी को खत्म करने में लगी रहती है। फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की चाल को बिहार में सफल नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इल्जामात का जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार तो कभी मुख्यमंत्री ही न बन पाते, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद देने पर जेडीयू में ही विरोध था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनवाया। रविशंकर ने 1996 से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया और बता दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से केंद्र सरकार में
कब कब मंत्री बने और कैसे कैसे बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने। 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में। आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है। 16, 14 में संख्या अभी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। 20 की विधानसभा का चुनाव था, आपको 43 सीट मिली। भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नहीं नीतीश कुमार जी? बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर लेकिन तेजस्वी यादव आज पूरी तैयारी करके आए थे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे को अब बिहार में नहीं चलने देना है। सवाल तो ये पूछा गया था, तेजस्वी जी आप तो नीतीश को पलटू राम, बेशर्म, ठग, बहरूपिया और न जाने क्या क्या कहते रहे हैं। तेजस्वी ने तुरंत जवाब दिया, कहा चाचा से लड़ाई झगड़ा होता रहा है, हर परिवार में झगड़ा झंझट होता रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई तीसरा पुरखों की विरासत को ले जाए। तेजस्वी ने कहा बीजेपी तो आपस में लड़ाकर अपना रास्ता बनाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया कि यह सब बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। तेजस्वी यादव ने 5 साल के बाद आज पहली बार नीतीश कुमार को सिर्फ चाचा कहकर पुकारा, वरना वो जब भी नीतीश कुमार की बात करते थे तो उन्हें पलटू चाचा कहते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार की पलटी तेजस्वी को पसंद आई, अच्छी लगी। नीतीश कुमार तो चीफ मिनिस्टर हैं, बने रहेंगे, लेकिन सवाल है कि नीतीश तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, पाला बदलने से उन्हें ऐसा क्या मिलेगा? ऐसी क्या बात थी जिसने नीतीश को आज पाला बदलने के लिए मजबूर कर दिया? कुछ बातें नीतीश कुमार ने बताई हैं, लेकिन पूरी बात नहीं बताई, और मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। नवंबर 2020 में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नीतीश कुमार के मन में बीजेपी को लेकर शंका के बीज पड़ गए थे। नीतीश कुमार को लगता था कि उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीटों पर बीजेपी ने हरवाया। चिराग पासवान पर पर्दे के पीछे बीजेपी का हाथ है। इसके बाद भी नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो पहले दिन से ही अपना अलग रास्ता तलाश करने में लगे हुए थे। इसके बाद बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर की कुर्सी पर बिठा दिया। विजय सिन्हा से नीतीश की पटती नहीं थी, वो चाहते थे स्पीकर बदल दिया जाए, बीजेपी ने नहीं बदला। इसके बाद नीतीश को यह लगने लगा कि अब बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
उनको शक हुआ अपने पुराने साथी, अपने दोस्त आरसीपी सिंह पर। नीतीश ने ही आरसीपी सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाया था। नीतीश के कहने पर ही आरसीपी को केंद्र में मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन इसके बाद जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टर्म खत्म हुआ तो नीतीश ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनका मंत्री पद चला गया। आरपीसी सिंह ने बगावती तेवर दिखाए तो नीतीश को लगा कि इसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। बीजेपी को भी यह पता था कि नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार का शक दूर करने के लिए अमित शाह पटना गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने खुलकर कहा, अगला चुनाव बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी नीतीश के मन में जो शंका थी वो दूर नहीं हुई। उन्होंने विपक्ष के साथ नई सरकार का खेल पर्दे के पीछे शुरू कर दिया था। आज जेडीयू के नेताओं ने भी कहा, नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश की जा रही थी। ये जेडीयू के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा गया नहीं कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। जो नेता का कद हमारा नीतीश कुमार जी का है, को कद कैसे छोटा कोई कर देगा। और इस संबंध में पर्याप्त जो साक्ष्यों में वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है। ये कहा मंजूर होगा किसी कीमत पर। दुनिया में कोई ऐसा ताकत पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने की कोशिश करे। जदयू का एक गांव का कार्यकर्ता भी इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी सारी बातों पर बीजेपी के नेता आज शाम तक बिल्कुल खामोश थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान किया, एनडीए से अलग होने की घोषणा की, तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई। जेडीयू के नेता कह रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार का कद कम करने की कोशिश कर रही थी। इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। उस पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें बीजेपी की क्या गलती है। गिरिराज ने कहा कि पार्टी तोड़ने की बात, कद छोटा करने की बात बहानेबाजी है। हकीकत है कि नीतीश कुमार मौका परस्त हैं, यह आज पूरे देश ने देख लिया। जीवन भर तो वो दूसरों को तोड़ते रहे, उनको कौन तोड़ेगा। ये सब पब्लिक में अपने फेस को दिखाने के लिए है। असल है 2010 में भी इन्होंने बाउंड्री बांधा था, प्रधानमंत्री पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। अब उसके बाद जब थक गए तो इस बार भी लोगों ने कहा कि अब पीएम, तब एनडीए में तो पीएम मटेरियल का कोई जगह है नहीं, देश में भी नहीं है। तो इनको पीएम बनना है। ये लग रहा है कि उनके मन में बैठ गया है कि राहुल नहीं, ममता नहीं तो हम ही हैं। इसीलिए इन्होंने ये सारे बहाने, हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी, यही है। कोई इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि बिहार में भी धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश शुरू हो गई थी, उनको बड़ा दुख हो रहा था। अरे बाप रे बाप, बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। ये दुख उनको किसी से कोई दुख नहीं है। वो उनको दुख है कि हम पीएम कैसे बनेंगे। नीतीश कुमार के नए दोस्त तेजस्वी यादव ने उनको डिफेंड किया, सबसे अनुभवी नेता बनाया। लेकिन बीजेपी ने आज जबरदस्त हमला किया। नीतीश कुमार जैसे ही गवर्नर से मिलकर बाहर निकले, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे जैसे तमाम नेता दिल्ली से पटना पहुंच गए। पटना में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते, विधानसभा का चुनाव मोदी के नाम पर जीते, बीजेपी से आधी सीटें होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। यह एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है। बिहार में मैंडेट किसके नाम पर मिला था? उनके नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इतना उन्होंने सघन प्रचार किया था, आप लोग भी प्रचार करने आई थी। तो आज एकाएक उन्होंने अपने को बदल दिया। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जीते किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर। पहले तो वो लड़े थे, तो जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर। 15 में भी जीते किसी और के साथ, तो 17 छोड़ दिया। तो अब बिहार को कहां धकेल रहे हैं वो,
और अगर आज जोहनी के साथ जा रहे हैं तो 17 में छोड़ा क्यों था? इस तरह के राजनीतिक स्वार्थ के जो फैसले होते हैं आगे आगे देखिए होता है। जो बात रविशंकर प्रसाद आज कह रहे हैं हूबहू वही बात इससे भी ज्यादा तल्ख अंदाज में लालू यादव ने 5 साल पहले कही थी नीतीश कुमार के बारे में। आज लालू यादव का वो ट्वीट काफी वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार को सांप बताया था। लालू ने 3 अगस्त 2017 को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार केंचुल वाला सांप है जो केंचुल बदलता है, हर 2 साल में नया चमड़ा धारण कर लेता है। अब किसी को कोई शक है क्या? यह उस वक्त की बात है जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। बिल्कुल इसी तरह का माहौल था। नीतीश इस्तीफा देकर राजभवन पहुंचे और कुछ ही देर बाद बीजेपी के नेताओं के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच गए थे। आज नीतीश ने बिल्कुल वही रिपीट किया। इसीलिए आज बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा भोंका, विश्वासघात किया, बिहार की जनता के साथ धोखा किया। 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएगी। अब मैं आपको बीजेपी के एक और लीडर और केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे की बात सुनवाता हूं। उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश ने हर सगे को ठगा है, उन्हें सिर्फ सत्ता से प्यार है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको सत्ता सुख, सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने का जो सुख इनको बीजेपी के साथ आज तक मिला है, ये जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है। जनता के पाप का प्रायश्चित इनको भोगना पड़ेगा। इनको पूछिए कि कब ये मुख्यमंत्री अपने बल से बने थे। अरे जिसने जौहर साहब को भी, जौहर साहब ने अटल जी को कहा कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो जॉर्ज को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिसने सगे को ठगा वो सबको ठगता है। और ये ठगबंधन में बनाने का फिर से जो इनका साजिश है, बिहार की जनता इस ठगबंधन को कभी भी कबूल नहीं करेगी। बीजेपी की तरफ से सबसे इंटरेस्टिंग बात कही नितिन नवीन ने। उन्होंने कहा मोदी बिहार को एलईडी युग की तरफ ले जा रहे थे, अब नीतीश कुमार फिर लालटेन युग में ले जाएंगे। ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि चीफ मिनिस्टर ने उनके साथ धोखा कर दिया। नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से उस जंगल राज की दौर में ले जाने का काम किया। जो बिहार को हम लोग एलईडी युग में ले आ रहे थे, उस बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जा रहे हैं। इस्तीफा देने जाते हैं राजभवन और पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं राबड़ी आवास। तो दिन के उजाले में पीछे के दरवाजे से कब कौन निकलता है? जिसके अंदर विश्वास होगा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो सामने के दरवाजे से जाएगा। पीछे के दरवाजे से निकलने वाला व्यक्ति क्या होता है, ये बिहार की जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं। मैं तो नीतीश कुमार से पूछना कि अभी सब मॉडल खत्म कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचार मॉडल पर नीतीश कुमार काम करेंगे। बीजेपी के नेता नाराज हैं, राज्य में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और महागठबंधन में जश्न का माहौल है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप, जो आमतौर पर नाराज रहते हैं, कई दिनों से बगावती मूड में थे, आज बहुत खुश नजर आए। उन्होंने नाराज होकर पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद अपना संगठन बनाया था, लेकिन आज तेज प्रताप को भी मंत्री बनने की उम्मीद जाग गई। उन्होंने कहा बीजेपी का खेला हो गया है, अब बिहार में काम होगा।
जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो उसे कबूल करेंगे। अब वो समय आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से खेला हुआ है और उस खेला का रिजल्ट ने दिखाने का काम किया है, तो सरकार तो बन गई। अब काम करना है, आगे बढ़ना, बिहार को ऊंचाइयों तक तो पहुंचाने का काम कर रहा है। ईडी या सीबीआई से हम लोग डरने वाले हैं क्या? अगर हम लोग गलत काम नहीं किए हैं तो क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते हैं। ईडी या सीबीआई से क्या डरना? फिलहाल जनता है ना मालिक, जनता चाहेगी तो 2 मिनट में बीजेपी को बुखार छोड़ा देगी। आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? क्या जी? सरकार में आपका क्या? अब जो भी योगदान मिलेगा हम उसको स्वीकारेंगे और उसको काम करना है जनता के लिए। बिहार की सियासत में उलटफेर के बीच एक और चाचा भतीजे सेम पेज पर आ गए। आज रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एक जैसी बात कही। दोनों का नीतीश ने गलत किया, वो मोदी के साथ हैं और मोदी के साथ ही रहेंगे। जो भी हो, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। पूर्व में भी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका था और आरजेडी और जेडीयू के बीच में सरकारें बनी थी और सरकार बहुत अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं रहा और सरकार चली गई। फिर दोबारे आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब मिला के सरकार बन रही है, तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी अपनी मान्यता है कि बिहार के विकास के लिए ये शुभ संकेत नहीं है और यदि ऐसी परिस्थिति आई है तो हमारी पार्टी कि हम एनडीए गठबंधन के साथ थे और आज भी रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी काम करेगी। चिराग पासवान ने कहा, धोखा देना नीतीश कुमार की फितरत है। 8 साल में उन्होंने 2 बार जनादेश का अपमान किया। जब आरजेडी के साथ सरकार बनाने का मैंडेट मिला तो बीजेपी के साथ सरकार बना ली और जब बीजेपी के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला तो आरजेडी के साथ चले गए। पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री जी ने 3 अलायंसेस बदल लिए। 2015 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए। उसके बाद 2017 में रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए के पास आते हैं और उसके बाद अब एनडीए छोड़कर पुनः महागठबंधन के पास जा रहे हैं। कारण क्या है इसमें? इन्होंने 2015 में भी जनादेश का अपमान किया, 2020 के भी जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं। 2015 का जनादेश महागठबंधन की सरकार के लिए था, उसका अपमान करके 2017 में ये एनडीए के साथ आ गए और उसके बाद 2020 का जनादेश जो एनडीए के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा और आज उस जनादेश का अपमान कर कर ये पुनः महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसमें कौन सा बिहार का हित छुपा हुआ है, मुझे बताएं। बिहार की सियासी हलचल का असर उन सब पार्टियों और नेताओं पर दिखाई दिया जो चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी से कई बार हार चुके हैं। नीतीश कुमार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बधाई दी। नीतीश ने कांग्रेस के सपोर्ट के लिए दोनों को शुक्रिया भी अदा कर दिया। अखिलेश यादव ने भी नीतीश की तारीफ की। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है। बिहार से बीजेपी भगाओ का आंदोलन शुरू हो गया है जो पूरे देश में फैलेगा। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी का ये अंग्रेजों से सीखा हुआ फार्मूला है, डिवाइड एंड रूल। पहले धर्म में लड़ा दो, जातियों में लड़ा दो, अगर कहीं गठबंधन है तो गठबंधन तोड़ दो, पैसा लगा करके विधायक खरीद लो। ये संस्कृति जो है तोड़ करके सरकार बनाने की, डिवाइड एंड रूल की, ये भारतीय जनता पार्टी की रही है। मुझे लगता है बिहार ने जो सबक सिखाया है, शायद भारतीय जनता पार्टी आगे कभी कहीं भी ऐसा काम नहीं करेगी। नीतीश कुमार कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव और तेज प्रसाद यादव एक बार फिर से उनकी सरकार में मंत्री बन जाएंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव का परिवार मिलकर अब बिहार की सरकार चलाएंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले तक लालू यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहते थे, उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। आज वो देखना जरूरी है।
न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। उसको जाना था नमो चरणम गच्छामि, नमो चरणम गच्छामि। ये तो आदमी एक क्षण नहीं रह सकता है सत्ता के बिना। घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी। क्यों मारी? नीतीश कुमार की प्रॉब्लम उस दिन शुरू हो गई थी जब पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी हो गई। बीजेपी की सीटें जेडीयू से लगभग डबल हो गई। नीतीश को लगा बीजेपी ने जानबूझकर उनका कद छोटा करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार को इस बात की भी तकलीफ थी कि बिहार के मामलों में एक जमाने में वो आडवाणी और अरुण जेटली जैसे सीनियर नेताओं के साथ डायरेक्ट बात करते थे। अब उनसे बातचीत के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को नियुक्त कर दिया। नीतीश चाहते थे उन्हें अगर मोदी नहीं तो कम से कम अमित शाह से डायरेक्टली बात करने का मौका मिले, लेकिन यह हो नहीं पाया। नीतीश थोड़े ईगो वाले नेता हैं। ये सारी बातें उन्हें लगातार परेशान करती थी। जब आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, हालांकि वो नीतीश कुमार की पसंद से ही मंत्री बने थे, लेकिन नीतीश ने अपनी पार्टी में इंप्रेशन दिया कि आरसीपी को मिनिस्टर बनाने का फैसला अमित शाह का था। इसकी वजह से आरसीपी सिंह का अपनी ही पार्टी में इंप्रेशन यह हो गया कि वो तो बीजेपी के आदमी हो गए हैं। नीतीश चाहते थे कि आरसीपी सिंह दिल्ली में उनकी तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं से संपर्क में रहें, लेकिन यह भी नहीं हो पाया। और फाइनली नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को किनारे कर दिया, अपने पुराने दोस्त को पार्टी से बाहर कर दिया, क्योंकि वो कन्विंस्ड हो गए थे कि आरसीपी सिंह उनके जरिए बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी। उनका हाल उद्धव ठाकरे की तरह हो जाएगा। उनके पास न पार्टी रहेगी न सरकार। इस शक और शुबा ने नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी। उनको इतना परेशान कर दिया कि वो तेजस्वी यादव के पास चले गए, जो उन्हें बेशर्म और पलटू कहते थे। मतलब साफ है, बिहार में सरकार सिर्फ नीतीश कुमार के शक के कारण बदली है, वरना उनकी कुर्सी कोई खतरा नहीं था। अब सवाल यह कि तेजस्वी ने नीतीश को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर क्यों बिठाया? अपने पास दोगुने विधायक होने के बाद भी नीतीश को लीडर क्यों मान लिया? और जिस आरजेडी पर करप्शन के इल्जाम लगाकर नीतीश ने गठबंधन तोड़ा था, अब उसके साथ मिलकर फिर से सरकार क्यों बनाई? असल में पटना में जो हुआ उसमें नीतीश और तेजस्वी दोनों का फायदा है। दोनों सत्ता के लिए डेस्परेट थे। नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और तेजस्वी की पारी अभी शुरू हुई है। तेजस्वी मानते हैं कि बिहार में पलटी मारने से, करप्शन के इल्जाम होने से, अपनी बात बदलने से खास फर्क नहीं पड़ता। उनका विश्वास है कि बिहार में आज भी चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर जीता जाता है, और जो काफी हद तक ठीक है। और इस समय जाति के समीकरण नीतीश, तेजस्वी और उनके साथ आए दलों के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसीलिए बीजेपी को इस बात की चिंता है कि 2024 के इलेक्शन में वो अपनी सीटें कैसे कायम रखे। जो लोग नीतीश के मुंह पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब में उन्हें महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सरकार के गठन के 40 दिन के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने आज शपथ ली, जिसमें 9 बीजेपी के हैं और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे के ग्रुप के हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार में हर जाति को जगह मिली है, हर इलाके को प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन शिंदे कैबिनेट में फिलहाल किसी महिला को जगह नहीं मिल पाई। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गुट ने यही सवाल उठाया। सबसे पहले एनसीपी के सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, बीजेपी महिला विरोधी है। इतनी सारी महिला विधायकों में उन्हें एक भी महिला ऐसे नहीं मिली जिसे मिनिस्टर बनाया जाता। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। विशेष रूप से जब सामाजिक सुधारों की बात आती है तो महाराष्ट्र वह राज्य था जिसने देश को महिला आरक्षण दिया। महाराष्ट्र पहला राज्य था महिला आरक्षण देने वाला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 मंत्री बनाए गए।
और इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन कैबिनेट में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। ये तो शर्म की बात है, कोई महिला नहीं है। ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है, जो कि संभवतः दिखाता है कि महिला विरोधी है। हालांकि इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही मुद्दा उठाया, तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। शिंदे ने कहा, अभी सिर्फ 18 मंत्री बनाए गए हैं, अगला मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा और उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। आज से पूरे फुल फ्लेज लोग काम करेंगे और अपने अपने विभाग की पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे और इस राज्य की जनता को लोकाभिमुख जो काम चाहिए वो देंगे और पूरी तरह ये राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सभी लोग सहयोग करेंगे। एक और मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र देखने को मिलेगा? हाँ, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। महिला मंत्री का समावेश अभी और मंत्रिमंडल बाकी है। ये तो छोटा मंत्रिमंडल हुआ है, इसके बाद और आगे भी बाकी है ना मंत्रिमंडल। इसके बाद 2 मंत्रियों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। एक है अब्दुल सत्तार और दूसरे मंत्री हैं संजय राठौड़। महाराष्ट्र में इस वक्त टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी के एग्जाम में गड़बड़ी के मामले की बहुत चर्चा है। इसमें अब्दुल सत्तार की बेटियों का नाम आया था। इसके अलावा संजय राठौड़ पर रेप का इल्जाम लगा था। संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन बलात्कार का आरोप लगने के बाद उन्हें हटा दिया गया था। आज एकनाथ शिंदे उन्होंने फिर मंत्री बना दिया तो एनसीपी के लीडर जयंत पाटिल ने कहा, जिन मामले में दोनों मंत्रियों का नाम उछला था, लोग उसे भूले नहीं हैं। जिन लोगों के खिलाफ पहले बीजेपी के लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनके जो कैबिनेट में कौन होगा कौन नहीं, उनका चयन किया है। अब किस प्रकार के मंत्रियों को लेके वो काम करते हैं, ये सारी जनता देख रही है। अब जिस लोगों के साथ वो बैठे हैं, उनके तरफ लोगों का जो देखने का दृष्टिकोण है वो शायद अब अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों ने पिछले उनकी हिस्ट्री अलग अलग किस्म की है, तो मुझे लगता है कि अब लोग तो देखते हैं, लोग देख के समझ जाते हैं क्या हो रहा है। अब्दुल सत्तार को मंत्री बनाए जाने को लेकर जब सवाल उठे, विरोधी दलों ने बार बार उनका नाम लिया, तो अब्दुल सत्तार ने कहा कि जिस घोटाले को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। घोटाले में ना नाम है मेरा, ना मेरा निशान है, ना मेरा कोई संबंध है। अगर संबंध है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और नहीं है तो जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। संजय राठौर को मिनिस्टर बनाए जाने पर शिवसेना सीधे सवाल उठा रही है। शिवसेना की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जिसे महाविकास आघाड़ी की सरकार ने मंत्री पद से हटाया, उसी को शिंदे ने मंत्री क्यों बनाया। संजय राठौड़ जी थे जिनको उद्धव साहब ठाकरे जी ने स्टेप डाउन कराया था, क्योंकि उनपे एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे कि एक यंग महिला के साथ उनका सुसाइड हुआ था, तो कुछ उसमें टेप रिकॉर्ड्स पाए गए थे। चित्रा वाघ जी जो उनकी सीनियर पार्टी की महिला नेता हैं, उन्होंने ही आरोप लगाए थे, किरीट सोमैया जी ने लगाए थे। उनको स्टेप डाउन हमारी सरकार ने कर किया था। आज सबसे पहले उस विस्तार में उनका नाम आया है। तो मैं पूछना चाहती हूं, जिस पे ये आरोप लग रहे थे, जिसकी वजह से हमने उन पे कार्रवाई की, आज आपने उनको पूरे सम्मान से वापस जगह पे बिठाया। ऑपोजिशन के ऐसे सारे सवालों का जवाब बीजेपी के लीडर और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिया। फडणवीस ने कहा, जिनके अपने 2 मंत्री करप्शन के केस में जेल में हो, उन्हें दूसरों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी। अब विस्तार भी हुआ है और सरकार भी मजबूत है। दूसरी बात यह कि महिलाओं को बहुत जल्द हमारे मंत्रिमंडल में योग्य प्रतिनिधित्व मिलेगा। विपक्ष ने पहली बार में जब कैबिनेट विस्तार किया था, तब 5 मंत्री बनाए थे, उसमें कोई भी महिला को जगह नहीं दी गई थी। इसलिए सवाल उठाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा जिस पार्टी के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हों
और कई नेताओं के खिलाफ जांच चल रही हो, ऐसी पार्टी को ऐसी बातें बोलने का कोई नैतिक अधिकार भी है क्या? पहले उन्हें आईना देखना चाहिए, फिर इस प्रकार के ट्वीट करने चाहिए। त्यामुळे पहिल्यांदा त्यांनी आरसा संजय राठौर को मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी रिएक्शन आया। शिंदे ने कहा कि संजय राठौर को इसलिए कैबिनेट में जगह दी गई क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार के वक्त ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। तो उनको पिछली सरकार ने पुलिस ने क्लीन चिट दी थी, इसलिए उनका समावेश किया है। अगर इसके उपरांत किसी का और कुछ कहना हो तो निश्चित रूप से उसको भी सुनेंगे हम। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार बड़ी आसानी से हो गया। किसी विधायक ने नाराजगी जाहिर नहीं की, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बड़ी सफलता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, नाना पटोले, छगन भुजबल तमाम नेता मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे थे। सबको लगता था कि शिवसेना के विधायक मंत्री बनाने के चक्कर में एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। वो सब मिनिस्टर बनना चाहते हैं और शिंदे सबको मंत्री बना नहीं सकते, इसलिए जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा वैसे ही बगावत हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे विरोधी दलों को जरूर झटका लगा होगा। कल मैं आपको नोएडा की सोसाइटी में पार्क पर जबरन कब्जा करने वाले और महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के बारे में डिटेल में बताया था। श्रीकांत त्यागी आज जेल पहुंच गया। अदालत ने त्यागी को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को आज मेरठ से गिरफ्तार किया। श्रीकांत त्यागी 5 दिन से पुलिस से बच रहा था। वो नोएडा से ऋषिकेश तक भागा, वहां से हरिद्वार होते हुए वापस लौटा। फोन बदले, सिम बदले, गाड़ियां बदली, ठिकाने बदले, लेकिन पुलिस की 12 टीमें उसका लगातार पीछा कर रही थी। इसलिए उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। वो मेरठ में पकड़ा गया। नोएडा की पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा में 2 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कल ही श्रीकांत ने नोएडा की अदालत में सरेंडर की एप्लीकेशन डाली थी। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की सरेंडर की पिटीशन पर नोएडा पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। इस याचिका पर सुनवाई कल होनी थी। उससे पहले ही पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पहले श्रीकांत त्यागी का प्लान एयरपोर्ट जाकर विदेश भागने का था, लेकिन उसका वीडियो वायरल हो चुका था। पुलिस उसके पीछे लगी थी और इसके बाद श्रीकांत त्यागी हरिद्वार की तरफ भाग गया। ये यहाँ से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहाँ से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहाँ से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहाँ से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। पुलिस तो ये देखकर हैरान हो गई कि श्रीकांत त्यागी फरारी के दौरान जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, उस गाड़ी पर यूपी विधानसभा का स्टिकर लगा था, जबकि स्टिकर सिर्फ एमएलएज को मिलता है, विधायकों को मिलता है। पुलिस को श्रीकांत त्यागी की गाड़ी से वॉकी टॉकी के 2 सेट भी मिले। पुलिस श्रीकांत त्यागी की कुल 4 गाड़ियां जब्त कर चुकी हैं। 2 गाड़ियों पर पुलिस के स्टिकर लगे थे। पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने बताया उसे विधानसभा का स्टिकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट के स्टिकर श्रीकांत त्यागी के पास कहां से आए। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो
सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया। इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी। कल मैंने आपको बताया था कि श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी रहा है। श्रीकांत त्यागी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपना पॉलिटिकल करियर उस जमाने में शुरू किया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे, मायावती के साथ थे। पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने बताया कि उसके लिए असेंबली के स्टिकर का इंतजाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही किया था। जैसे ही ये बात पुलिस कमिश्नर ने कही, उसके थोड़ी देर बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का रिएक्शन आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा यह सब बीजेपी की चाल है, बीजेपी उनका नाम उछाल रही है। वो तो कई महीनों से असेंबली ही नहीं गए, अब वो विधान परिषद के मेंबर हैं और उन्होंने अभी तक खुद का अपना पास भी नहीं बनवाया। भारतीय जनता पार्टी जब आज पूरे देश को नचा रही है, झूठ और भ्रम के मकड़ जाल में फंसाकर पूरे देश को गुमराह कर रही, जनता गुमराह कर रही है और चैनल को भी गुमराह कर रही है। जब 4 दिन से लगातार भाजपा किसान मोर्चे के पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उसका नाम आ रहा है, तो कहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं। रही बात किसी गाड़ी के पास की, जहाँ तक बात करते हैं, पिछले 6-7 महीने से कोई पास बना ही नहीं है। मैं स्वयं जनवरी में पार्टी छोड़ने के बाद कोई विधानसभा गया ही नहीं। 11 जुलाई को मैं विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 11 जुलाई के बाद अभी किसी भी व्यक्ति का पास मैंने बनवाया ही नहीं। तो कहां से त्यागी का पास हमारे यहां से बन गया। स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में है। चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ चले गए थे, लेकिन चुनाव हार गए। आज जब श्रीकांत त्यागी का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया तो अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद गए। अखिलेश ने कहा श्रीकांत त्यागी को बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने बढ़ावा दिया। अब उसकी गुंडागर्दी पकड़ी गई तो बीजेपी दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। बीजेपी की वजह से ही वो इतना दबंग बन गया था। सवाल यह है, बात तो तब खुली जब उस महिला के साथ व्यवहार इस तरीके से किया। शायद कोई भी व्यक्ति इस तरह का गाली गलौज का व्यवहार महिला के साथ नहीं कर सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और यहां तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक संबंध थे। अगर संबंध नहीं होते तो बताओ, ये डबल इंजन की सरकार इतने दिन लग गए पकड़ने के लिए। आज 9 अगस्त को पकड़ा उन्होंने, क्या पहले दिन ही नहीं पकड़ सकते थे? आखिरकार उन्हें सिक्योरिटी किसने दी थी? कौन है जो सिक्योरिटी दे रहा था? और उसका इतिहास अगर उठा करके देखोगे, लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के नोएडा और वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके करीबी संबंध थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव सियासी तौर पर कुछ भी कहें, लेकिन यह फैक्ट है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे तभी श्रीकांत त्यागी को पुलिस का प्रोटेक्शन मिला, गनर मिला। हालांकि बाद में उसके सरकारी गनर वापस ले लिए गए थे। इसके बाद श्रीकांत त्यागी ने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख लिए थे। वो पुलिस के सायरन वाली गाड़ी से चलता था।
उसके ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी होता था। श्रीकांत त्यागी यह सारा माहौल इसलिए बना रहा था ताकि वो नेता बन सके, चुनाव लड़ सके, विधायक बन सके। इस साल जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो वो गाजियाबाद की मोदी नगर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसने मोदी नगर में अपना कैंप ऑफिस बना लिया था। यहां वो पूरे तामझाम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और गाड़ियों के काफिले के साथ आता जाता था। हालांकि जब श्रीकांत त्यागी को टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ पाया, तो उसने मोदी नगर के कैंप ऑफिस में आना जाना कम कर दिया। हालांकि उसका ऑफिस आज भी वहां पर है। अब श्रीकांत त्यागी कानून के शिकंजे में है, जेल पहुंच गया है। हालांकि आज जब पुलिस उसे मीडिया के सामने लाई, उस वक्त भी श्रीकांत त्यागी की अकड़ कम नहीं हुई। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान त्यागी ने महिला से बदसलूकी पर अफसोस जताया। कहा, मैं गुस्से में था, गलती हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी मदद की थी। श्रीकांत कुछ कहना है? श्रीकांत, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी मदद की थी। श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ, अफसोस है जी, बताइए। एग्रेसिव हो गए थे जी, भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। श्रीकांत त्यागी को अपने बर्ताव पर अफसोस तब हुआ जब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उसकी सोसाइटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात की जांच कराने की मांग की है कि आखिर त्यागी के हौसले इतने कैसे बढ़ गए थे, उसे शय किसने दी थी। सबसे बड़ी बात है, ये संदेश सिर्फ त्यागी जी के लिए नहीं है। ये संदेश इस आसपास के सोसाइटीज में, हर सोसाइटीज में श्रीकांत त्यागी जैसे 5-6 लोग मिल जाएंगे। ये नई कोई चीज नहीं थी। लेकिन योगी जी का जिस तरीके से एक ग्रास रूट लेवल पे आके एक इंडिविजुअल एक्शन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये कानून की जीत है। और जो है हालांकि 80 घंटे के बाद ये हुआ है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि ये संदेश है और लोगों के लिए। यहाँ की जो सभी रेजिडेंट्स हैं, मैं ही नहीं, पूरे रेजिडेंट्स हैं, बच्चे हों, बड़े हों, महिला, तो सभी बहुत खुश हैं। आपने कल भी देखा था, लोगों ने मिठाइयां बांटी कि भैया ये टूटा है एक्स्ट्रा एंक्रोचमेंट, जिसके ऊपर लड़ाइयां चल रही थी, जिस पे हमारी महिला मित्र के ऊपर हाथ उठाया था। तो उन्होंने देख लिया कि तुम किसी महिला से या किसी रेजिडेंट से पंगा लोगे तो कितना भारी पड़ेगा। ये तो हमारी मांग थी कि गिरफ्तारी करना हो, उसके लिए तो बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन उसकी ज्यादा जरूरी है कि ये जो हुआ, किसने कराया, कैसे कराया, ये निकलना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। गिरफ्तारी तो हम जो चाहते थे, ये तो 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी हो रही है। तो लेकिन अभी ये जो हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, किसने करवाया। ये श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उसकी वाइफ अनु त्यागी को नोएडा पुलिस ने वापस घर भेज दिया है। अनु त्यागी आज दोपहर बाद पुलिस प्रोटेक्शन में अपने फ्लैट में वापस आ गई। अनु त्यागी को पुलिस ने पूछताछ के लिए श्रीकांत त्यागी का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। अनु पर यह भी आरोप है कि उसने भी ओमेक्स सोसाइटी के लोगों से बदसलूकी की थी। सोसाइटी की महिलाएं जब श्रीकांत त्यागी के घर के आगे गार्डन से पौधे उखाड़ रही थी, तब अनु त्यागी ने आकर उन्हें पौधे उखाड़ने से रोका था और यह भी दावा किया था कि उसे अपने पति श्रीकांत त्यागी की बदतमीजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहाँ छुप गए जाके, क्यों छुप गए जाके, कहाँ छुप गए, ये थ्रेटन कर रही है। श्रीकांत त्यागी जैसे सेल्फ अपॉइंटेड नेता एक सोसाइटी में नहीं है, कई सोसाइटीज में है, जगह जगह है। और उनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है, इसका उदाहरण आज फिर दिखाई दिया जब त्यागी समाज के लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज के लोगों का काफी असर है, वो मजबूत वोट बैंक है। वो श्रीकांत त्यागी के महिला के साथ दुर्व्यवहार को डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ बदतमीजी के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाना गलत है। कानून के लिहाज से उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन ऐसे समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि इस तरह की नेतागिरी करने वालों को जब तक सख्ती से डील नहीं किया जाएगा, तब तक समाज के सामने मैसेज कैसे जाएगा, उदाहरण कैसे पेश किया जाएगा और लोगों में भरोसा कैसे बढ़ेगा। इसलिए गैंगस्टर किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, सबको मिलकर उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। और अब आपको दिखाता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान की कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें।
आज लखनऊ में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, कई विधायक मौजूद थे। तिरंगा यात्रा के जरिए युवा कार्यकर्ता तिरंगा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू के पुंछ में स्कूली बच्चों ने हर घर में तिरंगा फहराया। पुंछ के जामिया जिया उल उलूम हाई स्कूल के छात्र तिरंगा लेकर अपने आसपास के हर घर में गए, लोगों को तिरंगा देकर अपने घरों पर लगाने को कहा और इसके बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट ने मिलकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वाकई में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 15 अगस्त से दिन तक जगह जगह तिरंगे के साथ इस गीत की गूंज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।